सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का भूगोल विषय का अध्याय 4 कृषि। इससे हम कृषि एवं कृषि तंत्र से रूबरू होंगे। कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। खाद्यान्न फसलें एवं नकदी फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम भारतीय कृषि पद्धति से अवगत होंगे, साथ ही अमेरिका में प्रयुक्त कृषि पद्धति के बारे में जानेंगे और कृषि के महत्व को समझेंगे। तो बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं, कृषि एक ऐसा शब्द है या ऐसा कार्य है जो हम सब लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। प्रतिदिन जो हम भोजन करते हैं या दूध का उपयोग करते हैं, ये सब कहाँ से आता है? कृषि से ही आता है। और आप और हम में से भी लगभग सभी लोग किसान के पुत्र हैं, तो यह चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या है कृषि। एग्रीकल्चर कहा जाता है कृषि को अंग्रेजी में, और इस एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर होता है, जिसका मतलब है कृषि करना। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं कहलाती है। और कृषि में खेती और पशुपालन दोनों ही चीज़ों को शामिल किया जाता है। देख लीजिए, कृषि एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालने का कार्य किया जाता है, जिसको हार्टिकल्चर, पिसिकल्चर आदि के नामों से जाना जाता है। द्वितीयक क्रियाएं वे हैं प्राथमिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों का प्रसंस्करण मतलब उसको दूसरे रूप में परिवर्तित करना। जैसे गेहूं से डबल रोटी तैयार करना, कपास से कपड़ा तैयार करना, ये सब द्वितीयक क्रियाओं में आता है। या इसको विनिर्माण भी कहते हैं या उद्योग भी कहते हैं, उद्योग क्षेत्र भी होता है ये। तृतीयक क्रियाएं वे हैं जो प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं, जिसमें यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों को उगाना एवं पशुधन इसमें शामिल है। विश्व के 50% लोग कृषि संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। संपूर्ण विश्व के 50% लोग, और भारत के 2/3 लोग, लगभग 70% लोग अब तक कृषि पर ही निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु कृषि के लिए आवश्यक है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है वह कृषि भूमि कहलाती है। देख लीजिए, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, फसलों का उत्पादन एवं पशुपालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। विटीकल्चर अंगूरों की खेती। और हार्टिकल्चर सब्जी, फलों और फूलों की खेती कहलाती है। देख लीजिए, कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो स्थलाकृति, स्थल की आकृति अगर मैदानी भाग है तो बहुत बेहतर तरीके से कृषि क्षेत्र के कृषिगत फसलों का उत्पादन होता है। मृदा, तापमान, वर्षा, श्रम, पूंजी, तकनीक, रसायन, भंडारण आदि, ये सारे के सारे तत्व कृषि को प्रभावित करते हैं। देख लीजिए, कृषि तंत्र, एक्चुअली कृषि आज के समय में एक तंत्र है, एक सिस्टम है। अन्य तंत्रों की भांति कृषि कार्य भी एक तंत्र की तरह कार्य करता है। इसमें निवेश, संक्रियाएं और उत्पाद शामिल है। किसी भी तंत्र में ये तीनों चीज़ें शामिल होती है। तो कृषि में निवेश क्या है? बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक, ये सब निवेश है। संक्रियाओं में क्या शामिल है? सिंचाई, निराई, कटाई। और उत्पाद में फसलों का उत्पाद, ऊन और डेयरी उत्पाद ये शामिल है। तो इस प्रकार यह कृषि तंत्र कहलाता है, जिसमें कि निवेश, संक्रियाएं मतलब प्रोसेस और उत्पाद शामिल होता है। अब हम पढ़ते हैं कृषि के प्रकार कि कृषि के कितने प्रकार हैं। तो यह निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में 2 रूपों में विभाजित की जाती है। निर्वाह कृषि के भी कई प्रकार हैं। देख लीजिए, निर्वाह कृषि से तात्पर्य क्या है। निर्वाह शब्द से ही पता चल रहा है कि केवल जीवन यापन के लिए ना।
तो इसके अंतर्गत कृषक फसल का उत्पादन निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम की सहायता से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। पारंपरिक रूप से इस कृषि में जो भी उत्पाद प्राप्त होता है वह थोड़ा होता है और निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, एक गहन निर्वाह कृषि और दूसरी आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में मुख्य रूप से सघन आबादी वाले क्षेत्रों में हो जाती है, जिसमें भूमि के एक टुकड़े पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, जैसे खरीफ फसलें हो गई, रबी फसलें हो गई और जायद फसलें हो गई। 2-3 बार वर्ष में फसलें उगाई जाती है गहन निर्वाह कृषि में। और निर्वाह कृषि किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये केवल इसमें परिवार के लोग शामिल होते हैं और पारंपरिक उपकरण इसके द्वारा ही कृषि की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य अपने परिवार के लोगों का पेट पालना होता है, बाजारों में बेचकर व्यापार कमाना नहीं होता। आदिम निर्वाह कृषि ये स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं स्थानांतरी कृषि क्या है और चलवासी पशुचारण क्या है। तो चित्रों के माध्यम से समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे ऊँट को चलते देख रहे हैं या भेड़ बकरियों को ले जाते हुए देख रहे हैं एक स्थान दूसरे स्थान, तो ये क्या है? चलवासी पशुचारण, जो विभिन्न मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। स्पेशली हिमालय क्षेत्र में जब बर्फ़ जमती है तो वहाँ के लोग तराई वाले क्षेत्र में आ जाते हैं और जब वहाँ बर्फ़ पिघलना शुरू होती है और लस ग्रीन ग्रास आती है तो वो अपने भेड़ों बकरियों को लेकर के फिर पहाड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। ऐसी राजस्थान में होता है, जब वर्षा कम होती है, वर्षा नहीं होती, ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी होती है, तो वो पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं और जब वर्षा होती है तो वो फिर पुनः उन क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं। तो कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित करते हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। एक बार फिर से देख लीजिए, निर्वाह कृषि में कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्वाह कृषि करता है। वह निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं पारिवारिक श्रम का उपयोग करता है। इसमें उपज भी कम होती है, केवल परिवार का भरण पोषण संभव है और निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह एवं आदिम निर्वाह में विभक्त किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों एवं अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाता है। मुख्य फसल चावल होती है, साथ ही गेहूं, मक्का, दलहन एवं तिलहन भी उगाता है। और गहन निर्वाह कृषि जो होती है वो एशियाई देशों में की जाती है, हमारे देश में भी अधिकांश क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि एवं स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण में देख लीजिए, स्थानांतरी कृषि वृक्षों को काटकर एवं जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है और बीजों का छिड़काव किया जाता है एवं तब तक कृषि की जाती है जब तक कि भूमि की उर्वरा शक्ति छीन न हो जाए। भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर वह भूमि परती छोड़ दी जाती है और दूसरी जगह पर कृषि की जाती है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो समझ में आ गया स्थानांतरी कृषि क्या है। यह विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ के किसी एक पोर्शन को पहले काट दिया जाता है। काटने के बाद उन पेड़ पौधों में, शाखाओं में आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद जो राख होती है उसका छिड़काव कर देते हैं और छिड़काव करने के बाद वहाँ पर बीजों का छिड़काव किया जाता है। जब वहाँ पर खरपतवार और फिर वनस्पति दोबारा उग जाती है तो वो दूसरे क्षेत्र में कटाई करके फिर दूसरे क्षेत्र में यही प्रक्रिया दोहराते हैं। इसे कर्तन एवं दहन पद्धति भी कहा जाता है। मुख्य रूप से रतालू, आलू, मक्का और कसावा उत्पादित किया जाता है। अमेजन बेसिन के घने जंगलों में और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, उत्तर पूर्वी भारत में और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में यह स्थानांतरी कृषि की जाती है। स्थानांतरी कृषि को कई नामों से जाना जाता है, जैसे झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, ब्राज़ील में, सेका लडांग मलेशिया में, बेवड़ मध्य प्रदेश में कहा जाता है। चलवासी पशुचारण, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने
पशुओं के साथ चारे पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक दशाओं या बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं और ये अपने परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। सहारा के शुष्क प्रदेशों, मध्य एशिया एवं भारत के भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र में ये प्रचलित है। तो ये हो गई जीवन निर्वाह कृषि। अब देख लीजिए वाणिज्यिक कृषि। नाम से ही स्पष्ट है कि व्यापार के लिए होती होगी। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन केवल परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि बाजार में अधिशेष उत्पादन को विक्रय हेतु किया जाता है। मतलब कृषक का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह अधिक से अधिक उत्पादन करे और उसके बाजार में विक्रय करे। वाणिज्यिक कृषि में अधिकांश कार्य उन्नत मशीनों और तकनीकों के द्वारा किया जाता है और इसके अंतर्गत वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि को शामिल किया जाता है। तो आ जाइए देखते हैं वाणिज्यिक कृषि में अनाज की कृषि। फसलों का उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है। सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्मों में फसलें उगाई जाती है। गेहूं एवं मक्का सामान्य रूप से उगाया जाता है। यह उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में उगाई जाती है। दूसरा है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने एवं पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप में, पूर्वी यूएसए में, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अगला है रोपण कृषि। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला या कपास की फसलें उगाई जाती है, जिसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है और इसमें विकसित परिवहन की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। और विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय आदि ये रोपण कृषि के उदाहरण हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ नील की खेती का भी उदाहरण जो अंग्रेजों ने हमारे देश में शुरू किया था। अब आइए देखते हैं मुख्य फसलों के बारे में। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। जैसे आप जानते होंगे कि टोमेटो सॉस काय से बनता है? टमाटर से बनता है। मैंगो जूस काय से बनता है? आम से बनता है। तो इसी प्रकार जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? कृषि से की जाती है। तो विभिन्न प्रकार की फसलें जो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, ये सब होता है। रेशेदार फसलों में जूट एवं कपास शामिल है और पेय फसलों में चाय एवं कहवा, कहवा मीन्स कॉफ़ी, ये शामिल है। आप देख सकते हैं वाणिज्यिक अनाज की खेती और रोपण कृषि में गन्ने और केले की खेती आप चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए मुख्य फसलों के बारे में एक बड़ा ही शानदार टेबल है, इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने की बजाय इस टेबल के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो इसे एट अ ग्लांस, एक नज़र में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फसल देख लीजिए। चावल, चावल को उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, पर्याप्त वर्षा चाहिए और चिकायुक्त जलोढ़ मिट्टी चाहिए। ये चीन, भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र में उत्पादित होता है। गेहूँ मध्यम तापमान चाहिए, जैसे 20 से 25 डिग्री हो गया, और अधिकांश 28 डिग्री तक। वर्षा, कटाई के समय तेज धूप और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, काली मृदा की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और भारत में गेहूँ होता है। मिलेट, कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान चाहिए, कम उपजाऊ बलुई मृदा, लाल मृदा में भी ये हो सकती है। भारत, नाइजीरिया और चीन और नाइजर देशों में ये होती है। मक्का, मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप, जैसा कि अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा ऋतु के समय ही बोते हैं, आप लोगों के घरों में भी बोई होगी। तो उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, चीन, कनाडा, भारत और मेक्सिको में इसे बोया जाता है। कपास, उच्च तापमान की हल्की वर्षा और 210 दिन पाला रहित चाहिए होते हैं। तेज चमकीली धूप, काली जलोढ़ मृदा अत्यंत आवश्यक है। और चीन, यूएसए, भारत, पाक, ब्राज़ील और मिस्र इसके उत्पादक देश है। और आपको पता होना चाहिए कि खंडवा और खरगोन
जो निमाड़ क्षेत्र है वो भी कपास उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हो सकता है कि आप में से ही कई बच्चों के घर कपास का उत्पादन किया जाता हो। अगला है पटसन। इसे उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा चाहिए और आर्द्र जलवायु चाहिए, और भारत और बांग्लादेश में होता है। आप सुंदरबन का डेल्टा के बारे में जानते होंगे, या गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहानों पर इसका बहुतायत से उत्पादन होता है। काफ़ी गर्म एवं आर्द्र जलवायु, दोमट मृदा पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्रों में होती है। ब्राज़ील, कोलंबिया और भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। और चाय, ठंडी जलवायु, वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा, सुअपवाहित दोमट मृदा, और चाय का उत्पादन भारत और श्रीलंका में किया जाता है। हमारे यहाँ का नॉर्थ ईस्ट और स्पेशली असम की चाय तो प्रसिद्ध है। तो ये है विभिन्न फसलें। अब विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती देख लीजिए, थोड़ा चित्र के माध्यम से समझिए। चावल या धान की खेती देख लीजिए, कितने अधिक पानी में इसे रोपा जाता है। गेहूं की खेती आप देख सकते हैं, मक्का तो आप जानती है, और कपास के बारे में भी आप जानती है बेहतर तरीके से। और ये देख लीजिए मिलेट मतलब बाजरा, और काफ़ी, कहवा, चाय की खेती, और ये इधर नीले कलर में दिख रही है नील की खेती। चाय की खेती में काफ़ी मेहनत लगती है, एक एक पत्ती तोड़नी पड़ती है। अब देखते हैं कृषि का विकास। एक्चुअली बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि विकास अत्यंत आवश्यक है, या कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को ही क्या कहते हैं? कृषि का विकास कहते हैं। ये कैसे किया जा सकता है? बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या में वृद्धि करके, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके, उर्वरकों एवं उच्च उपज देने वाले बीज H5V सीड्स जिसे कहते हैं हम, उनके प्रयोग के द्वारा, और कृषि का मशीनीकरण करके हम बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त, सुरक्षित व पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है, और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। हमारे देश में भी FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था करता है। आप अभी देख रहे होंगे कि किसानों से किस तरीके से गेहूं, चावल, मक्का ये सब चीज़ें खरीदी जा रही है, समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है। तो इसका क्या उद्देश्य है? खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। तो आइए देखते हैं भारत और अमेरिका में हुए कृषि विकास का थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और देखते हैं हमारी स्थिति क्या है। देश के अधिकांश भागों में निर्वाह कृषि का चलन है, और आज भी हमारे यहाँ पारंपरिक तरीके से पारिवारिक श्रम और पुराने तकनीकी के माध्यम से कृषि का कार्य संपन्न किया जाता है। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ और प्रति व्यक्ति भूमि की कम उपलब्धता गहन निर्वाह कृषि का मुख्य कारण है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश में भूखंड का आकार बड़ा होने के कारण उन्नत तकनीकों, रासायनिक उर्वरकों और भारी पूंजी लागत के परिणाम स्वरूप व्यापक पैमाने पर वाणिज्यिक खेती की जाती है। भारत में जहां प्रति व्यक्ति खेतों का औसत आकार 1 से 1.5 हेक्टेयर का होता है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि फार्म का औसत आकार 250 हेक्टेयर होता है, जिससे वाणिज्यिक खेती करना ज़्यादा आसान और लाभदायक होता है। देख लीजिए थोड़ा डिफ्रेंसिएशन दोनों में। भारत में अधिकांश भागों में निर्वाह कृषि होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक कृषि होती है। पारिवारिक श्रम और पुराने तकनीकी माध्यम से कृषि कार्य होता है हमारे देश में, अमेरिका में आधुनिकतम मशीनों के द्वारा होता है। कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ है, क्योंकि हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 2% से भी कम लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। हमारे यहाँ भूखंड 1 से 1.5 हेक्टेयर के ही होते हैं, छोटे कृषि फार्म होते हैं, और वहाँ पर औसत आकार 250 हेक्टेयर है, मतलब बड़े बड़े भूखंड होते हैं। और भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता है, और सिंचाई अमेरिका में सिंचाई के उन्नत साधनों का प्रयोग किया
जाता है। थोड़ा चित्र के माध्यम से भी समझिए। ये भारत के खेत है, कितने छोटे छोटे हैं, और अमेरिका के कृषि फार्म देख लीजिए कितने बड़े बड़े हैं। आइए एक बार फिर से थोड़ा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं कि भारत में छोटी जोत वाले खेत होते हैं, जैसे 1.5 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, ऐसे जैसे। हमारे यहाँ के कृषक गरीब है, जो बीज उर्वरक आदि उधारी में खरीदते हैं। किसान कृषि के लिए अपने मित्रों, बुजुर्गों एवं कृषि अधिकारियों से सलाह मशवरा करता है। खेत की जुताई भाड़े के ट्रैक्टर से या बैलों एवं हलों से करता है। यह परंपरागत विधि से कृषि करता है, जो फावड़ा वगैरह, हल वगैरह जो होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, सिंचाई के लिए जल भी भाड़े पर लिया जाता है। वह मिश्रित कृषि करता है, गाय, बैल, भैंस एवं मुर्गियों का भी पालन करता है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के लोग सहायता करते हैं, और बीजों के लिए कृषि सहकारी समिति या बैंक से ऋण लेना पड़ता है। भंडारण की सुविधा की कमी की वजह से बाजार में औने पौने दाम पर ही उत्पाद को बेचना पड़ता है, और पास की मंडी में उत्पाद बेचने की सुविधा होती है। तो आप इस प्रकार देखते हैं कि हमारे देश में कृषि बड़े ही निर्वाह कृषि के तौर पर की जाती है, और वाणिज्यिक कृषि भी जो है उतने बड़े पैमाने पर नहीं की जाती। वहीं अगर हम अमेरिका में देखें तो जोतों का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में ही रहता है। वह आश्वस्त होने पर ही फसलें बोता है कि मृदा और जल फसल की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। पीड़कनाशी का छिड़काव हवाई जहाज़ों से करवाता है। मृदा के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा है, जो खेत की तस्वीरें बताता है। और वह ट्रैक्टर, बीज बोने वाली की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग करता है। अनाज स्वचालित अनाज भंडारों में रखता है। वह एक व्यवसाय की तरह कार्य करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य फसलों को बेचकर लाभ कमाना होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अमेरिका में कृषि का रूप और हमारे देश में कृषि का रूप कैसा है। तो ये था कृषि, जिसे आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर है बेटा, जैसे आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, कृषि तंत्र से आप क्या समझते हैं, स्थानांतरी कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि को परिभाषित कीजिए, रोपण कृषि से क्या तात्पर्य है, और चावल की कृषि के लिए उपयुक्त दशाओं का वर्णन कीजिए। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है कि खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, और भारत एवं अमेरिका के कृषि फार्मों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों को आप इस वीडियो को देखें और आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, संपर्क कीजिए। धन्यवाद।